नमस्कार, स्वागत है। हम कर रहे हैं विद्यापति की पदावली। इसकी हम व्याख्या करेंगे पद संख्या 1 से लेकर 25 तक। 4 पदों की व्याख्या मैं पहले करवा चुकी हूँ। आज आगे की व्याख्या देखते हैं। तो उसमें जो विद्यापति है वो यहाँ पर क्या कहते हैं? खने खन नयन कोज अनुसरई, खने खन बसन धूलि तनु भरही। खने खन यानी क्षण क्षण, प्रत्येक पल। जो नयन है, उनके जो नेत्र हैं, कोज यानी कोर यानी कोना, कोर। तो वो अपनी आंखों के कोर से अनुसरई, अनुसरई से अभिप्राय क्या है कि देखती है, अर्थात अपनी आंखों के कोनों से देखती है। अर्थात कहने का भाव क्या है? तिरछी नजरों से देखती है। किसके कारण? लज्जा के कारण। और क्षण क्षण में, खने खन, खने खन यानी दूसरे ही क्षण, बसन जो उसके वस्त्र हैं, वसन यानी वस्त्र, वस्त्र हैं, वो धूली तनु भरही, उसके वस्त्र धूल से भर जाते हैं। अर्थात उसमें अगर तिरछी नेत्रों से देखने की बात करें तो ये किस अवस्था के भाव हैं? ये युवा अवस्था या यौवन के भाव हैं, यौवन के भाव हैं। जबकि शरीर जो है उसका या उसके जो वस्त्र हैं वो किससे भर जाते हैं? मिट्टी से भर जाते हैं। तो इससे अभिप्राय क्या है कि अभी भी उसमें जो बालपन है वो अभी भी शेष है। अर्थात ये कौन सी अवस्था है? ये व्यय संधि की अवस्था है। आगे क्या कहते हैं? खने खन दसन छटा छुट हास, खने खन अधर भागे गहू बास। कि एक क्षण के लिए तो उसके जो दसन छटा, दशन यानी उसके दांतों की जो सुंदर छटा है, वो उसकी हंसी के साथ, हास यानी हंसी के साथ दिखाई देती है। और खने खन अगले ही क्षण अधर भागे, अधर यानी होठों के भाग को, गहू बास, वास यानी वस्त्र से वो ढकने का प्रयास करती है, यानी अपनी हंसी को छुपाने का या छिपाने की कोशिश करती है। चौकी चले खने खन चलू मंद, उसकी जो चाल है वो कैसी है? चौकी यानी चौंक कर चलती है, और क्षण भर में ही वो मंद गति से भी आगे बढ़ती है, यानी मंद गति से, धीमे कदमों से वो चलती है। मनमथ, मनमथ कौन है? कामदेव, मन को मथने वाले कामदेव। मनमथ पाठ पहिल अनुबंध, जो मनमथ है या कामदेव के पाठ यानी प्रेम के पाठ का ये पहिल, पहिल यानी पहला नियम है, अनुबंध यानी उसका पहला नियम है जिसको वो ग्रहण कर रही है, यानी प्रेम के भाव का आगमन उसके मन में हो रहा है। प्रेम का पहले पाठ का जो भाव है वो उसके मन में उत्पन्न हो रहा है। हृदय मुकुल हेरी हेरी थोर, अर्थात वह अपने हृदय पर, अपनी छाती पर जो उसके उभार है उसको मुकुल, मुकुल यानी कलियां, कि जैसे कलियां खिल रही हो, जो उसके वक्ष स्थल हैं उनको देखती है। खने आंचल दे खने भोर, और फिर क्या करती है? अपने आंचल को आगे कर लेती है, अपने आंचल से अपने आप को छुपाने का प्रयास करती है। तो कभी खने क्षण भर में, भोर यानी सुबह की भोर की तरह खिल उठती है। भोर यानी सुबह, सुबह जैसे एक सुंदर वातावरण होता है या एक सुंदर चमक होती है चारों तरफ वातावरण में, उस प्रकार की चमक उसके चेहरे पर, उसके मुख पर आ जाती है। बाला सहसव तारुण भेंट, ये ऐसी अवस्था है जब जो नायिका है वो बाल अवस्था और शैशव अवस्था, अर्थात यहाँ पर बाल शैशव और तारुण भेंट, यानी बाल्यपन की जो शैशव अवस्था है, और तारुण अर्थात जो उसका यौवन है, जवानी है, उसका मिलन हो रहा है। लखे न परिये जेठ कनेठ, कि लिखा ही नहीं जाता। कवि यहाँ पर कहते हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि जेठ यानी ज्येष्ठ यानी बड़ा, कनेठ यानी कनिष्ठ अर्थात छोटा कौन है। अर्थात उस पर बालपन का प्रभाव अधिक है या उसके यौवन का प्रभाव उस पर अधिक है, इसमें से कौन छोटा है और कौन बड़ा है इसका पता ही नहीं चल पाता। अर्थात कौन से गुण का उसमें ज्यादा विकास है, यानी अभी बाल गुण है उसमें या युवा अवस्था के गुणों का उसमें आगमन अधिक हो रहा है, इस बात का अंदाजा लगाना कठिन है। विद्यापति कहत सुन वर कान, विद्यापति यहाँ पर कहते हैं वर कान यानी श्री कृष्ण,
वर्गश्रेष्ठ कान अर्थात कृष्ण, हे श्रेष्ठ कृष्ण तुम सुनो, हे कहना तुम सुनो, ध्यान लगाकर। तरुणिम शैशव चिन्ह न जान, जो नायिका है अभी भी ऐसी स्थिति में है जब उसको समझ पाना, चिन्ह न जान यानी उसको पहचान कर पाना मुश्किल है कि इसमें बचपन बाकी है या युवा अवस्था का, तरुणिम यानी यौवन और शैशव यानी बालपन, कि अभी वो बालक बालिका है या यौवन का, उसमें यौवन की शुरुआत हो चुकी है, इसके बारे में अभी भी जान पाना काफी मुश्किल है। तो यहाँ इस पद में अगर देखें तो विद्यापति ने राधा जो नायिका है उसके व्यय संधि का वर्णन किया है। अगले पद में कवि कहते हैं कि आरे नव जोबन अभिराम, अभिराम से अभिप्राय क्या है? सुंदर, अद्भुत, सुंदर, कि ये जो यौवन है, कौन सा यौवन है? जो राधा युवा अवस्था की ओर जा रही है। कवि कहते हैं कि आहा, यह कैसा अद्भुत अद्भुत अनुपम या सुंदर यौवन है। जत देखत तत कहे न पारिय, छवो अनुपम एक ठाम, कि एक ही ठाम क्या होता है? स्थान, एक ही स्थान पर, एक ही क्या है? स्थान पर, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आ रही है आज, कि एक ही स्थान पर क्या है? ये सुंदरता जो दिखाई दे रही है एक ही स्थान पर, उसका यहाँ पर वर्णन किया है कि जत देखत, जहां भी देखे, तत् कहे न पारिये, वहां उसके सौंदर्य के बारे में कहा नहीं जा रहा, अर्थात उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है। छवो अनुपम, ऐसी अनुपम छवि एक ही स्थान पर देखकर उसकी सुंदरता के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, अर्थात शब्दों का अभाव है, कहते नहीं बन पड़ता। हरिन इंदु अरविंद करिन करिनी हेम, हरिन, हरिन यानी जो हिरणी है उसके समान उसकी सुंदर आंखें हैं, इंदु के समान यानी चंद्रमा के समान उसका सुंदर मुख है, और अरविंद जो उसकी मुस्कान है वो कैसी है? कमल के समान। अरविंद क्या होता है? कमल। करिनी, करिनी यानी जो चाल है वो कैसी है? करिनी अर्थात हाथी के जैसी है, और उसका शरीर हेम के समान, हेम यानी स्वर्ण, सोने के समान सुंदर है। पिक बुझल अनुमानी, और जो उसकी बोली है वो तो इतनी ज्यादा सुंदर है, इतनी ज्यादा मीठी है कि कोयल की बोली भी उसके सामने फीकी नजर आती है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि उसकी जो बोली है वो कोयल से भी ज्यादा सुंदर है। नयन बदन परिमल गति तन रुचि, ओ अति सुललित बानी, अर्थात उसकी जो वाणी है वो कैसी है? सुललित है, बहुत ही सुंदर है। और नयन, उसके नेत्र, उसका जो बदन है वो परिमल की गति के समान है, यानी बहुत ही सुंदर है, कोमल है। कुछ जुग परसी चुकुर फुजी परसल, ता अरुझाथल हारा, उसके जो वक्ष स्थल हैं उस पर जो उसके चिकुर यानी बाल हैं, काले बाल ऐसे उलझे हुए हैं जैसे उस पर उसने क्या धारण किया है? यहाँ पर मोतियों का हार धारण कर रखा है। परसल यानी मोतियों का हार उसने धारण किया हुआ है, और वो इस प्रकार वहां जो बालों में उसका जो मोतियों का हार उलझा हुआ है वो ऐसे प्रतीत होता है मानो सुमेरु पर्वत के ऊपर चांद और सारे तारे इकट्ठे हो गए हैं। अरुझाथल यानी उस स्थल पर उलझा हुआ है वो हार, और उस हार में पिरोए हुए जो मोती हैं वो चंद्रमा और तारों के समान दिखाई देते हैं, और ऐसे प्रतीत होता है यानी सुमेरु पर्वत पर, अर्थात उसके वक्ष स्थल पर बालों में उलझा उसका जो मोतियों का हार है वो चांद और सितारों जैसी आभा उत्पन्न कर रहा है। जनी सुमेरु ऊपर मिली उगल, चांद बिहुन सब तारा, बिल्कुल वैसे ही ऐसे प्रतीत होता है जैसे सुमेरु पर्वत के ऊपर चांद और बहुत सारे तारे जैसे निकल आए हैं। लोल कपोल ललित मणिकुंडल, अधर बिंब अद जाई, लोल कपोल यानी उसके जो कपोल हैं, गाल हैं, उसके गालों की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे ललित मणि कुंडल, उन्होंने जो मणि के कुंडल कानों में पहन रखे हैं वो बहुत ही ललित हैं, अर्थात सुंदर हैं,
और उनकी झिलमिल उन मणि कुंडलों की जो आभा है वो उसकी गालों पर, कपोल यानी उसकी गालों पर उसकी आभा दिखाई दे रही है, यानी प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। अधर बिंब अध जाई, और जो उसके होठ हैं, अधर यानी होठ हैं, वो कैसे हैं? बिंब अर्थात बिंबा फल जैसे दिखाई दे रहे हैं। भोर भ्रमर नासा पुट सुंदर से देखी फिर लनाई, अर्थात जो भो है, भो भ्रमर, भो यानी भ्रमर जैसी बोहें हैं, उसकी जो आंखों के ऊपर बोहें हैं वो भ्रमर जैसी है। और उसकी जो नासापटु यानी नाक है, उसको देखकर क्या लगता है कि देखी फिर लनाई, कि उसको देखकर तोता भी जैसे शर्मा जाए, इस प्रकार से प्रतीत होता है। यानी उसकी नाक बहुत ही तीखी और सुंदर है, बिल्कुल तोते की चोंच के समान, और तोता भी उसके सामने लज्जा का अनुभव करता है उसकी सुंदरता के सामने। मनई विद्यापति रे वरनागरी आन न पराए कोई, यहाँ पर विद्यापति कहते हैं कि ऐसी वर यानी श्रेष्ठ नागरी अर्थात नारी, सुंदर नायिका या सुंदर नारी के समान आन न पराए कोई, कोई सामने उसके नहीं आ सकता, आकर खड़ा नहीं हो सकता, यानी कोई उसके समान सुंदर इस संसार में नहीं है। कंस दलन नारायण सुंदर, कंस का दलन करने वाले नारायण श्री कृष्ण जो बहुत सुंदर हैं, मोहक हैं, मोहने वाले हैं। तसु रंगनी पय होई, कि रंगिनी यानी ये प्यारी सुंदर राधिका उन्हीं के लिए है या उन्हीं की है। आहे हे आहा कि कैसा, तो यहाँ पर उसके उनके रूप सौंदर्य के बारे में ही उन्होंने यहाँ पर विद्यापति जी ने कहा है कि वो बहुत ही सुंदर है। तो कवि ने प्रकृति के उपादानों जैसे चांद, तारे, फूल, हिरण आदि का प्रयोग किससे किया है? राधा के अंगों की तुलना के लिए इसका प्रयोग किया है, जिससे कि उसकी सुंदरता का बखान सुंदर तरीके से किया जा सके, या राधा की सुंदरता को प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा सके। यहाँ इस पद में कवि कहते हैं कि माधव की कहब सुंदरी रूपे, सुंदरी यानी राधा के रूप का क्या वर्णन करूं? माधव किसको कहा है? श्री कृष्ण को, कि हे कृष्ण राधा के रूप का क्या वर्णन करूं, उसके बारे में क्या कहूं? केतक जतन विहर आनी समारल देखल नयन स्वरूपे, कि कितने ही जतन, कितने ही यत्नों से, जतन यानी यतन, केतक कितने ही यत्नों से विधाता ने उसको संवारा है, समारल यानी उसको बनाया है, उसको संवारा है। देखल नयन स्वरूपे यानी जिसे मैंने अपनी आंखों से, नयनों से उस सुंदर रूप को देखा है, यानी उसके सौंदर्य को मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। और राधा के रूप सौंदर्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ना जाने कितने ही यत्नों से ईश्वर ने, विधाता ने उसकी रचना की है। पल्लव राज चरण जुग शोभित गति गजराज के भाने, यानी उसके जो चरण हैं, उसके जुग यानी दोनों जो चरण हैं वो कैसे हैं? पल्लव के समान है। पल्लव अर्थात जो नए कोमल पत्ते होते हैं उसके समान है। गति गजराज के भाने, और उसकी गति यानी जो उसकी चाल है वो कैसे है? गजराज यानी हाथी के समान सुंदर और मस्त है। कनक कदली पर सिंह समारल तापर मेरू समाने, कनक कदली, कनक कदली से अभिप्राय क्या है? उसकी जो कमर है वो बहुत ही पतली है, उसकी जो यहाँ पर क्या है? कदली क्या है? जंघा है। उसकी जो जंघा का भाग है वो बहुत ही पतला है, बिल्कुल कैसे ही केले के खंबे के समान। कनक कदली यानी जो केले का खंबा होता है उस पर सिंह के समान क्या है? उसकी सुंदर कटी भाग है, जो उसकी कमर है, और उस पर मेरु समान है। मेरु यानी सुमेरु पर्वत के समान उसका वक्षस्थल है। मेरु ऊपर दोई कमल फुलायत नाल बिना रुचि पाई, और मेरु के ऊपर अर्थात सुमेरु रूपी जो छाती है उसके ऊपर दो कमल विराज, दो यानी दो कमल खिले हुए हैं। उसके स्तन भाग का वर्णन यहाँ पर किया है, जो बिना नाल के भी बहुत ही सुंदर है, रुचि पा रहे हैं यानी खिल रहे हैं, खिले हुए हैं। मणि में हार धार बहु
सुरसरी तव नहीं कमल सुखाई, कि वहां पर किसी प्रकार की ऐसे प्रतीत होता है जो उन्होंने मणिमय हार पहन रखा है। मणिमय हार यानी मणियों का जो हार पहन रखा है वो ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे धार बहु सुरसरी, सुरसरी यानी गंगा की धारा जैसे बह रही हो। तो नहीं, वही नहीं कमल को सूखने देती, अर्थात उसी के प्रभाव से जो कमल खिले हुए हैं वो कभी नहीं सूखते। अदर बिंब सन दसन दाड़िम बिजू रवि शशि उगथिक पासे, और राधा के जो होठ है, अधर हैं, वो बिंबा फल के समान लाल रंग के हैं। बिंबा फल लाल रंग का एक फल माना गया है कि उसके समान सुंदर है। दसन जो दांत हैं वो दाड़िम यानी अनार के दानों के समान चमकते हैं, और इसके साथ उनकी जो मुस्कान है मानो बिजू यानी बिजली, रवि यानी सूर्य, शशि यानी चंद्रमा के समान, उगथिक सब एक ही पास उगे हुए हैं। जैसे बिजली, सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा का प्रकाश एक साथ एक पास आकर ही चमक रहा है, अर्थात उसकी चमक इतनी सुंदर है कि ऐसे लगता है, उसकी जो मुस्कुराहट है वो इतनी सुंदर है, उसमें इतनी चमक है, ऐसे लगता है कि बिजली की चमक, चंद्रमा की चमक और सूर्य की चमक एक साथ यहाँ पर आ गई हो। तो यहाँ निष्कर्ष रूप से अगर देखें तो विद्यापति ने राधा के सौंदर्य को साधारण मानव न मानकर प्रकृति के सबसे सुंदर उपाधियों में, जैसे कमल, हाथी, सिंह, पर्वत, बिजली आदि के माध्यम से उसके अलौकिक रूप की प्रतिष्ठा यहाँ पर की है, या अलौकिक रूप में उनको प्रस्तुत किया है अपने इस पद में। उसी 7वें पद का आगे का भाग है कि राहु दूर बस नीरो ने आवथी ते नहीं करथी गरासी। राहु दूर रहता है, राहु का जो राहु है वो दूर रहता है यानी दूर बसता है। कवि के कहने का अभिप्राय क्या है कि जो नायिका है उसका मुख इतना ज्यादा सुंदर है, उज्जवल है कि पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा प्रतीत होता है। इसी कारण से उसके जो काले और लंबे केश हैं वो राहु के समान है। राहु क्योंकि एक नेगेटिव ग्रह माना गया है, विरोधी ग्रह माना गया है, तो जो राहु है उसके समान किसको माना है? जो लंबे, नायिका के जो लंबे केश है उनको क्या कहा गया है? यहाँ पर राहु कहा गया है। और केश दूर रहते हैं, अर्थात उसके जो लंबे बाल हैं वो उसके सुंदर नीरो यानी पास न आवथी, पास नहीं आते, नहीं करती ग्रासे, और ग्रास नहीं, ग्रासते नहीं है, अर्थात चंद्रमा को ग्रहण नहीं लगाते। चंद्रमा क्या है? उसका जो सुंदर मुख है वो चंद्रमा है, और उसको ग्रहण नहीं लगाते, अर्थात वो दूर रहते हैं। क्या दूर रहते हैं? नायिका के सुंदर लंबे जो केश हैं वो चंद्रमा रूपी सुंदर जो मुख है उसके पास नहीं आते। सारंग तसु समधाने, सारंग शब्द का प्रयोग यहाँ पर अलग अलग रूप से किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ है वो किससे है? सारंग यानी मृग, जो उनके नेत्र हैं वो कैसे हैं? मृग के समान सुंदर हैं। सारंग ऊपर उगद 10 सारंग, और सारंग के ऊपर यानी जो नायिका के सुंदर मृग के समान उसके नेत्र हैं उनके ऊपर उगे हुए हैं 10 सारंग। सारंग यहाँ जो शब्द है वो किससे? भ्रमर से जुड़ा हुआ है। एक जो है हिरण से जुड़ा हुआ है, यानी हिरण के समान सुंदर उसकी आंखें हैं, और उनके ऊपर भी जो उनकी भौहें हैं वो भ्रमर के समान काली है, यानी सारंग के ऊपर 10 सारंग, जैसे 10 भ्रमर उन पर आकर बैठ गए हो, इस प्रकार से उनकी जो भौहें हैं वो नजर आती है। केली करथी मधुपाने, और वहां पर क्रीड़ा करते हैं और उनका मधुपान करते हैं, यानी वो वहां पर जो जिस प्रकार सुंदर मुख को क्या माना है यहाँ पर? कमल के समान सुंदर उनका मुख है, तो इस कमल रूपी मुख पर जो भौहें हैं वो भ्रमर रूपी भंवरे हैं, और उस कमल रूपी मुख पर आकर बैठ गए हैं और क्रीड़ाएं कर रहे हैं और मधुपान कर रहे हैं, यानी मीठे रस का पान कर रहे हैं। भने विद्यापति, विद्यापति कहते हैं, सुन वर जोबती, हे श्रेष्ठ नारी सुनो, एहन जगत नहीं आने, कि ऐसी कोई सुंदर स्त्री इस जगत में, इस संसार में अब तक नहीं आई है। राजा शिव सिंह रूप नारायण लखिमा देई पति भाने, कि ऐसे रूप के गुणवान या ऐसे रूप को जानने वाले कौन है? राजा
शिव सिंह है, जो लखिमा देई के पति हैं और वो इस रूप सौंदर्य को अच्छी प्रकार से जानते हैं। इन्हें क्या कहा गया है? रूप नारायण भी इनको कहा गया है। तो राजा जो शिव सिंह है वो रूप नारायण है और लखिमा देई के पति हैं और वो इसको अच्छी प्रकार से उनको इस सौंदर्य का उनको ज्ञान है। तो यहाँ पर सौंदर्य का वर्णन किया है, किसके सौंदर्य का? राधा के सौंदर्य का वर्णन किया। इस पद में कवि क्या कहते हैं कि चांद सार लय मुख घटना करूं, लोचन चकित चकोर। चांद का सार लेकर, यानी ऐसे प्रतीत होता है राधा के सुंदर मुख को देखकर कि विधाता ने चांद का रस लेकर मुख की रचना करी है। रचना, घटना यानी रचना की है, मुख बनाया है। क्यों? क्योंकि मुख, राधा का जो मुख है वो कैसा है? चांद जैसा सुंदर है। और उसको देखकर लोचन यानी जो नेत्र हैं वो चकित रह जाते हैं। कैसे? चकोर के समान। चकोर पक्षी के बारे में ये मान्यता है कि वो चांद को टकटकी लगाए लगातार देखता रहता है। वैसे ही जो मानव है वो जब राधा को देखता है तो उसी प्रकार एक टक देखता ही चला जाता है, यानी देखता ही रहता है, नजरें उसके चेहरे से हटती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका मुख कैसा है? चांद जैसा सुंदर है। अमिय धोए आंचर धनी पुछली, 10 दिसी भेल उंजोरे। कि वो अमृत से धोकर, ऐसा जब राधा अपने मुख को अमृत से धोकर आंचर धनी पुछली, आंचल से पहुंचती है, तब 10 दिशा यानी 10 दिशाओं में हो जाता है उंजोरे, अर्थात प्रकाश या उजाला हो जाता है। तो कब? जब वो अपने मुख को अपने आंचल से पहुंचती है। कामिनी कौन गढ़ली, इतनी सुंदर कि इतनी सुंदर जो कामिनी है, राधा है, उसको विधाता ने कैसे गढ़ा है, कैसे उसकी रचना की है। तो यहाँ पर कवि सोच में पड़ जाता है कि इतनी सुंदर नायिका को किस प्रकार से विधाता ने बनाया है, गढ़ा है। रूप स्वरूप मोय कही इत असंभव, लोचन लागी रहली। यानी क्या कहते हैं कि उसका जो रूप है वो अनुपम है। उसको देखकर कवि को क्या लगता है? मोय कही इत असंभव, कि ऐसा सौंदर्य बनाना क्या है? असंभव। मैं ये कहता हूं कि ऐसा सुंदर रूप, ऐसा सौंदर्य की रचना करना बहुत ही असंभव है। लेकिन लोचन लागी रहली, लेकिन फिर भी जो उनकी आंखें हैं वो राधा के मुख पर लगी रहती हैं, अर्थात टिकी रहती है। लोचन यानी नेत्र राधा के मुख सौंदर्य पर टिके ही रहते हैं। गुरु नितंब भरे चले न पारे, माज खानी खीनी निमाई। यानी गुरु यानी बड़े या भारी हैं, उसके जो नितंब भाग है वो भारी है, अर्थात उसके कूल्हे भारी हैं, जिसके कारण चले न पा रही, जिसके कारण वो धीरे धीरे चलती है या चल नहीं पाती, अर्थात चलना मुश्किल है। वहीं दूसरी ओर माज, माज क्या होता है? माज खानी यानी जो कमर का भाग है वो खीनी, खीनी अर्थात पतला है, अर्थात उसके नितंब भारी हैं और उसकी कमर का भाग बहुत ही पतला है। भाजी जाइत मनसिज धरी राखली, तिरिबली लता अरुझाई। भाजी जाइत अर्थात जो विद्यापति हैं वो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो नायिका का शरीर है ऐसे लगता है मानो, मनसिज क्या है? कामदेव का संतुलन, भागते, भाजी जाइत भागते हुए, जाते हुए कामदेव का जो संतुलन है बिगड़ गया हो और वह गिर जाएगा। जब राधा चलती है तो उसको चलते हुए देखकर ऐसे लगता है कि अगर उसका संतुलन बिगड़ा तो बिल्कुल वैसे ही जैसे ऐसे प्रतीत होता है मानो मनसिज का संतुलन बिगड़ रहा हो और वो गिर जाएगा। तिरिबली लता अरुझाई, जिसे संभाल कर रखा गया है और संभालने के लिए उसकी जो पतली कमर है उस पर 3 बल, तिरिबल यानी 3 बल, जो कमर पर 3 रेखाएं पड़ती है, उन 3 रेखाओं से ऐसे लगता है कि उन वो कैसी है? लता के समान है, बेल के समान है और उसी में उसकी पतली कमर को अरुझाई, उलझा कर रखा गया है। यानी सुंदर लता, ऐसे लगता है कि मानो कोई सुंदर लता आपस में उलझ गई हो और उसी से उस कमर को वहां पर टिका कर रखा गया है। भनई विद्यापति अद्भुत अद्भुत
अद्भुत कौतुक ई सब वचन स्वरूपे। भने यानी कहते हैं विद्यापति कि नायिका का जो ये सौंदर्य है और रूप बहुत ही अद्भुत है, कौतुक है। कौतुक यानी मन में जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला है, कौतूहल उत्पन्न करने वाला है। ये सब वचन स्वरूपे, ये सब उसके स्वरूप के बारे में जो मैंने बातें कही हैं, सब बिल्कुल सत्य वचन है। स्वरूपे यानी स्वरूपे सत्य वचन है। रूप नारायण, राजा जो शिव सिंह है उनको क्या कहा है? रूप नारायण कहा है। ई रस जानथी शिव सिंह मिथिला भूपे, जो मिथिला के भूप यानी राजा हैं शिव सिंह रूप नारायण, वो इस रस को पहचानते हैं, अर्थात इस रूप सौंदर्य को समझते हैं। तो यहाँ इस पद के माध्यम से विद्यापति जी ने नायिका के प्राकृतिक सौंदर्य, उनकी मोहक चाल, उससे उत्पन्न होने वाला जो प्रेम भाव है उसका गुणगान किया है। तो ये जो पद है उनकी जो साहित्यिक भाषा मैथिली में श्रृंगार रस में रचित है। यहाँ इस पद में राधा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि विद्यापति कहते हैं कि जहां जहां पग जुग धरई, जुग यानी दोनों पैर राधा रखती है, जहां जहां पर भी, तही तही वहां पर सरोरुहु झरही। सरोरु यानी गुलाब के कमल के फूल, सरोवर में उत्पन्न होने वाले, सरोरु यानी सरोवर में उत्पन्न होने वाले कमल के जो फूल है वो झरई यानी झरने लगते हैं, बरसने लगते हैं। यानी उनकी चरणों की कोमलता और सुंदरता कैसी है? कमल के सरोरु यानी कमल के फूलों से भी ज्यादा सुंदर है, श्रेष्ठ है। जहां जहां झलकत अंग, जहां जहां से उसके शरीर का अंग झलकता है, तहीं तहीं बिजुरी तरंग, वो किस प्रकार से चमकता है? जैसे कि बादल में से बिजुरी की तरंग निकलती है, यानी आकाश में बिजली की तरंगे उठती है, वैसे ही उसके शरीर से कोई अगर अंग झलकता है तो वो भी उतना ही चमकीला है। कि हेरल अपरूप गोरी, पैठल हिय मधि मोरी। कि क्या हेरल होता है देखना, क्या देखूं उस अपरूप यानी अपूर्व सौंदर्य की जो मलिका है, या अपूर्व सौंदर्य से युक्त जो राधिका है उसके सौंदर्य को, वो मेरे हिये यानी हृदय में, पैठल बैठ गया है, हृदय के मध्य में, मोरी यानी मेरे, कि उसका जो रूप है, राधा का जो रूप है वो मेरे मन के भीतर बैठ गया है, यानी राधा मेरे मन में बस गई है। जहां जहां नयन विकास, तहीं तहीं कमल प्रकाश। जहां जहां उसके नेत्र हैं, यानी जहां जहां भी वो अपनी आंखें खोलती है, विकसित करती है, निहारती है, देखती है, ऐसे प्रतीत होता है मानो कमल का प्रकाश फैल जाता है। यानी कमलों जो उसके नेत्र हैं वो कैसे हैं? कमल के समान सुंदर, तीखे तिरछे उसके नेत्र हैं, और ऐसे प्रतीत होता है कि कमल खिल उठे हों। जहां लहू हास संचार, तहीं तहीं अमिय, यहाँ क्या है? अधिकार है, अधिकारी, ये जो है अधिकार। आज मेरा पेन थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, ये क्या है? अधिकार है। यहाँ इस वर्ड को ठीक कर ले आप, इस शब्द को, कि जहां जहां पर भी उसकी हल्की सी मुस्कान बिखरती है, हास यानी मुस्कान का संचार होता है, लहू यानी लघु छोटी सी मुस्कुराहट उसकी फैलती है, वहां वहां पर ऐसे प्रतीत होता है कि अमीय यानी अमृत का राज हो, अमृत का अधिकार हो, अमृत दिखाई देता है। जहां जहां कुटिल कटाक्ष, यानी जहां जहां पर भी उसके नेत्रों की कुटिल अर्थात तिरछी नजरें दिखाई पड़ती है या तिरछी नजर पड़ती है, तहीं मदन सर लाख, वहां पर ही मदन यानी कामदेव के, सर यानी बाण, लाख यानी लाखों। तो जिस तरफ भी राधा देखती है उसके हृदय पर कैसा प्रभाव पड़ता है? जैसे कामदेव ने लाखों बाण एक साथ चला दिए हो। हेरेत से धनी थोर, अब तिन भुवन अगोर। हेरेत यानी निहारना, देखना, कि अब उसे निहारते रहने से रहना थोड़ा प्रतीत होता है, यानी तृप्ति नहीं होती, वह रूप में थोड़ी नहीं है। अब तीन, तीन यानी तीनों, भुवन यानी लोक, अगोर, अगोर यानी छा गई है, तीनों लोकों में उसका सौंदर्य जो है वो बिखर गया है। यानी कहने का भाव क्या है कि राधा के सौंदर्य
उसका जो रूप सौंदर्य है वो थोड़े क्षेत्र में सीमित नहीं है, बल्कि वो तो तीनों लोकों पर राज करती है। तीनों लोकों में उसका जो रूप सौंदर्य है वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे सुंदर है। पुनु किए दर्शन पाव, अब मोहे इत दुख जाब, कि मेरे मन में अब ये दुख का भाव आ गया है कि दोबारा से किस प्रकार से मैं उनके दर्शन प्राप्त कर पाऊंगा। अर्थात अब मुझे ये भाव सताने लगा है, ये दुख सताने लगा है कि मैं क्या इस अपूर्व छवि के मैं दोबारा से कोई दर्शन कर पाऊंगा। विद्यापति कह जानी तुए गुण देहब आनी, विद्यापति जी कहते हैं कि मैं अच्छी तरह जानी यानी जानता हूं कि तुए यानी तुम्हारे इन गुणों का और रूप सौंदर्य का, अगर देखें या सुंदरता का जो गुणगान है करूंगा। गुण यानी गुणगान, आनी यानी तुम्हारे गुणों को मैं सामने लेकर आऊंगा। आनी यानी लाना, कि विद्यापति जी कहते हैं कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं जो तुम्हारी सुंदरता है और गुण है उनका बखान मैं करूंगा, अर्थात सबके सामने मैं इस रूप को लेकर आऊंगा। तो यहाँ पर राधा के सौंदर्य का वर्णन कवि विद्यापति जी ने किया। इस पद में कवि क्या कहते हैं, अवनत आनन कए हम रहेलू। यहाँ पर राधा के मनोभावों का चित्रण किया गया है कि अवनत, अवनत का अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि झुका हुआ। क्या झुका हुआ है, आनन, आनन यानी मुख, किसका मुख, राधा का जो मुख है वो झुका हुआ है। हम रहली हूँ, कि हम बैठे थे वहां पर। हम कौन है, राधा है। राधा अपनी सखी को बता रही है कि मेरा जो मुख है वो नीचे झुका हुआ है। बारल लोचन छोर, और लोचन छोर यानी आंखों के किनारे से, आंखों के किनारे से वो क्या कर रही है, देख रही है नायक को। चुपचाप अपनी तिरछी नजरों से या आंखों के किनारों से वो अपने नायक प्रियतम को देख रही है। पिया मुख रुचि पीबे धावल, पिया मुख यानी प्रियतम का जो मुख है। प्रियतम कौन है यहाँ पर, कृष्ण की, जो कृष्ण है उनके मुख की सुंदरता पीने के लिए, पीबे धावल के लिए दौड़ी। जैसे चकोर पक्षी चांद को देखकर दौड़ता है, जनी से चांद चकोर, जनी जैसे चांद उदाहरण दिया है किसका, चांद का और चकोर का, कि जैसे चांद को देखने के लिए चकोर पक्षी दौड़ पड़ता है, वैसे ही मैं भी अपने प्रिय श्री कृष्ण का मुख देखने के लिए धावल दौड़ पड़ी। ततहु संयम हट हटी मो आनल, धैल चरण राखी। यहाँ पर राधिका क्या कहती हैं कि फिर भी नायक के पास आते ही जो नायिका है, ततहु उसी समय जो नायिका है वो शर्माकर, हटी मो आनल, कि वो पीछे हट जाती है शर्माकर। धैल चरण राखी, और अपने कदमों को पीछे बढ़ा लेती है। मधुप मातल उड़े न पारे, तैयो पसारई पांखी। तो यहाँ कवि उदाहरण देते हैं कि राधा की जो हालत है वो कैसी है। या राधा शर्मा कर पीछे हटती है, नायक के पास आते ही जो नायिका है वो शर्मा जाती है और अपने कदम पीछे रखती है, लेकिन उसकी अवस्था कैसी है, मधुप मातल यानी मस्त। जो भंवरा है वो फूलों का रस पीने में इतना मस्त हो गया कि उड़े न पा रहे, उड़ ही नहीं पाता। तैयो पसारे पांखी, कि वो प्रयास करता है अपनी पंखों को पसार कर, लेकिन वो इतना मस्त हो जाता है कि अपने पंख फड़फड़ाता रहता है, लेकिन वो उड़ नहीं पाता। उसी प्रकार से लज्जावश राधा ना तो कृष्ण को देख पा रही है और ना ही वो वहां से जाना चाहती है। माधव बोलल मधुर वाणी, माधव यानी जो कृष्ण है वो बहुत ही मीठी बातें कर रहे हैं। से सुनी मुदु मोए कान, और उनकी बातों को सुनकर जो राधा है वो शर्म से अपने दोनों कान मुदु यानी बंद कर लेती है। ताही अवसर, उसी समय ठाम बाम भेल, उसी समय क्या होता है, जो कामदेव है वो अपने धरी धनु पंच बाण,
उसी स्थान पर जो कामदेव हैं वो अवसर का लाभ उठाते हैं और प्रेम के अपने पांचों बाण छोड़ देते हैं, यानी पंच बाण, जो धनुष पर पंच बाण चढ़ाते हैं और वो छोड़ देते हैं, अर्थात प्रेम का प्रभाव राधा पर दिखाई देने लगता है। तनु पसेब पासाहनी भासली पुलक तैसन जागू, कि जो राधा है उसके शरीर से पासा ही भासली, कि पसीने की बूंदें जो है वो चमकने लगती है। किसके प्रभाव से? काम के प्रभाव से, प्रेम के प्रभाव से। राधा का मन चंचल हो जाता है, पुलक तैसन जागू, यानी पुलकित हो जाता है, उसके मन में रोमांच उत्पन्न हो जाता है, रोमांच का भाव जाग उठता है। किसके कारण? काम के कारण जो राधा का मन है वो चंचल और भावुक हो जाता है। चुनी चुनी भय कांचुए फाटली बाहु बाला भांगू, कि उसी समय उसकी जो कांचुली है, उसकी जो चोली का वस्त्र है वो फट जाता है, कपड़ा खिंच जाता है। और यहाँ पर कवि कहते हैं कि किसका प्रभाव है? ये काम की तीव्रता का प्रभाव है। भने विद्यापति कंपित कर हो बोलल बोल न जाई, कि राधा के जो कर हैं, उसके हाथ हैं, या जो उसका देह है, उसकी शरीर है, वो कांप उठती है, प्रेम के कारण कांप जाती है और वह बोल न बोली जाए, कोई शब्द नहीं कह पाती। राजा शिव सिंह रूप नारायण शाम सुंदर काया, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो राजा शिव सिंह है वो रूप नारायण है, बहुत ही सुंदर है और क्या है? न्याय प्रिय राजा है। तो यहाँ पर राधा की सौंदर्य का चित्रण किया है कि राधा जब कृष्ण से मिलती हैं तो उनकी अवस्था कैसी है, उसका चित्रण यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से किया गया है। और साथ ही अपने स्वामी शिव सिंह जो हैं उनका बखान भी यहाँ इस पद में कवि के द्वारा किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि इन पदों की व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। देखिए, जो विद्यापति के पद हैं इनमें उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है, उपमा अलंकार बहुत ज्यादा आया है, रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, यमक अलंकार का भी सुंदर तरीके से इनमें प्रयोग किया गया है। तो लगभग जो अलंकार है वो उनका समावेश यहाँ पर किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि पदों की व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।